बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टर्न इफेक्ट ऑफ फोर्स फिजिक्स के जो 4 चैप्टर है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज। कह रहा है कि हमारे पास एक क्लॉकवाइज टार्क होता है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क होता है। तो कह रहा है कि हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टार्क हम क्या लेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल और जीरो। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसमें से कौन सा ठीक है, यही ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अ डोर रिक्वायर अ मिनिमम टार्क ऑफ 80 न्यूटन मीटर इन ऑर्डर टू ओपन इट। टार्क कितना है, 80 न्यूटन मीटर। जस्ट वैल्यू पुट करो। What is the minimum distance of the handle from the hinge if the door is pulled with a force at the handle not greater than 100 न्यूटन। कह रहा है कि हमारे पास मोमेंट आर्म कितना होगा अगर हमारे पास फोर्स कितना है 100 न्यूटन। तो टार्क का फार्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। अब हमें टार्क और एफ का वैल्यू दिया है, हम आर फाइंड कर लेंगे। इस साइड को एफ से डिवाइड करेंगे, इसको भी एफ से डिवाइड करेंगे। तो मोमेंट आर्म हमारे पास टार्क डिवाइड बाई एफ। टार्क कितना है 80, फोर्स कितना है 100, तो हमारे पास 0.8 मीटर। तो इसमें है 0.8 मीटर, यही मोमेंट आर्म होगा, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। टू चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ शीशा। कह रहा है कि हमारे पास एक शीशा है, इस पे एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यहाँ पे। सुन लो, दोनों बैलेंस है, ऊपर नीचे नहीं, ये दोनों सेम हालत में है। इफ़ वन चाइल्ड लीन्स इनवर्ड टूवर्ड द फ्यूट फाइंड हर साइड विल। एक में से लेट सपोज ये थोड़ा सा झुकता है इस साइड पे, तो कह रहा कि जो इस साइड झुकेगा वही बंदा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या उसी जगह रहेगा। तो जब ये लीन करता है तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसका तो फिर डिस्टेंस कम हुआ, जब डिस्टेंस कम हुआ तो यहाँ का टार्क कम हुआ, क्योंकि टार्क हमारे पास आर क्रॉस एफ के बराबर है। तो एफ तो वही है, एम जी तो वही है, मास तो वही है, जी भी वही है, लेकिन क्या है इसका आर कम हुआ। जब आर कम हुआ तो टार्क भी कम हुआ, और इसका तो वही सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो जो लीन किया उसका साइड वो कहाँ पे जाएगा, वो राइस होगा, यानी ऊपर की साइड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी। अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर क्या नहीं होगा, एट रेस्ट। वो रेस्ट में नहीं होगा, नहीं, जब वो रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम में होगा। ये बॉडी अगर रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि हमारे पास नेट फोर्स अगर 0 हो तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, बस ये याद रखिए। अगर वो मूव कर रहा है तो क्या इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ऐसे बॉडी भी है जो मूव कर रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो वो भी हमारे पास, उस पर भी नेट फोर्स 0 है, वो भी इक्विलिब्रियम में है। रोटेटिंग, अगर वो रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, फिर भी उसका जो नेट फोर्स है वो 0 है, तो इसका मतलब ये है कि फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है। एक्सेलरेटिंग, लेकिन अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो फिर वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कौन सा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, जब वो एक्सेलरेट कर रहा हुआ तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। द टार्क इन यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड्स ऑफ 0.5 मीटर इज। क्या कह रहा है, सुन लो। हमारे पास एक फैन है और वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है और उसके ब्लेड का जो लेंथ है वो 5 मीटर है। तो कह रहा है कि इसका टार्क कितना होगा। तो सुन लो, टार्क हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ, यानी दोनों 90 एंगल पे होंगे, क्रॉस तब होगा, तब उसमें टार्क होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, वो रोटेट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और उसका डिस्टेंस इस डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो साइन 180 0 होता है, तो टार्क इस केस में क्या होगा, 0 न्यूटन होगा। क्यों 0 न्यूटन होगा, क्योंकि मोमेंट आर्म और फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है, मोमेंट ऑफ सेंटर से अवे इन ब्लेड का जो डिस्टेंस है, तो दोनों हमारे पास, दोनों के दरमियान एंगल 180 है। और टार्क कब होगा, जब एंगल हमारे पास 90 होगा। अगर एंगल 0 होगा या 180, फिर टार्क हमारे पास 0 होगा। तो इस केस में हमारे पास टार्क 0 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन। इफ लाइट परपेंडिकुलरली, मतलब जो एंगल है वो 90 है और हमारे पास कितना डिस्टेंस है, मोमेंट ऑफ 0.5 मीटर।
किया किराए की टार फाइंड करो। टार हमारे पास क्या है, आर क्रॉस एफ। तो आर कितना है हमारे पास, आर हमारे पास 0.5 है और फोर्स कितना है, फोर्स हमारे पास 100 है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास टार कितना आएगा, 50 न्यूटन मीटर। तो इसमें से 50 न्यूटन मीटर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेज। कपल फोर्सेज क्या कहते हैं, लेट सपोज हमारे पास सी साइड, तो इस पर एक फोर्स इस साइड लग रहा है और दूसरा इस साइड। तो यहाँ ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, कपल है ना। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कह रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मूवमेंट आर्म है, लेकिन टोटल डिस्टेंस टू फोर्सेस के दरमियान, यानी कपल फोर्स, एक फोर्स है ये, एक दूसरा ये, तो ये कपल फोर्स, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कपल आर्म कहते हैं। कपल आर्म यानी कपल फोर्सेस का बाजू। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अगर पुशेस टू ओपन अ डोर परपेंडिकुलरली विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन एट 0.6 मीटर फ्रॉम द हिंज द टार। क्या कह रहा है कि फोर्स लग रहा है एक डोर पे जो कि 25 न्यूटन है, और उस डोर का जो डिस्टेंस है हैंग से वो कितना है, वो है 0.6 मीटर। क्या कह रहा है, क्या फाइंड करो, टार। तो टार का फार्मूला हमें पता है, आर क्रॉस एफ। उस फार्मूला याद कर लो, उसमें वैल्यू पुट कर लो, 25 और 0.6, तो क्या आएगा, इससे 15 न्यूटन मीटर आएगा। तो 15 न्यूटन मीटर इसमें है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9. The angle at which the axis x and y component of force are equal. हमारे पास अगर इस पे एक साइड फोर्स लग रहा है तो सिर्फ एक साइड में है, y फोर्स 0 है, y एक्स में। लेकिन अगर फोर्स किसी बॉडी पे इस साइड लग रहा है तो एक्सिस फोर्स 0 है। लेकिन अगर कब इन दोनों एक दूसरे के बराबर हो, जब हमारे पास इस बॉडी पे फोर्स लग रहा हो किस डायरेक्शन में, 45 डिग्री, तो फिर आधा इस साइड होगा आधा उस साइड होगा। तो कब दोनों इक्वल होंगे, अगर ये 0 एंगल है तो फिर तो एक्सिस होगा, वाई एक्सिस 0 है। लेकिन अगर ये वाई एक्सिस पे है तो फिर वाई एक्सिस तो होगा लेकिन एक्सिस 0 है। लेकिन जो 45 एंगल पे होगा तो हाफ इसका और हाफ इसका, तो 45 इज द एंगल एट विच द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इक्वल। अब लास्ट वन क्वेश्चन को देखकर, सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। when we have non-uniform gravitational field। याद रखो ग्रेविटेशनल फील्ड, कुछ लोग इसका शेप से कंपेयर करते हैं, नहीं, जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म हो, यानी जैसे हमारे अर्थ के करीब यूनिफॉर्म होता है, तो उधर फिर ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर का मास एक ही पॉइंट पे होता है। लेकिन जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर वहाँ पे सेंटर ऑफ मास एक साइड पे होगा लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा। तो कब ये दोनों डिफरेंट होंगे, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर इन दोनों का पॉइंट हमेशा एक होगा, या दोनों इनसाइड होंगे या दोनों आउटसाइड होंगे, वो तो फिर डिपेंड करेगा शेप पे। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों डिफरेंट होंगे।